सुनो रोशनी, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रहा। मैं तो तुम्हारे गर्भ में मेरा अंश डालकर एक नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अच्छी बच्ची बनकर अपने कपड़े उतार दो, वरना खामखा मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने का कष्ट उठाना पड़ेगा। उस 35 साल के इंसान के रूप में शैतान की आवाज सुनकर बेचारी 16 साल की रोशनी डर के मारे थरथराने लगी। कपकपाती आवाज में वो उस शैतान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज मेरे साथ ये मत करो। ये दर्द मेरे साथ मेरे माँ बाबा भी सह नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने रोशनी की टी शर्ट को पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, 22 कत्ल कर चुका हूं मैं आज तक। किसी की मौत मेरा इरादा नहीं बदल सकती। अब तो भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। बेचारी रोशनी ने रोते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए, लेकिन उस शैतान को जरा भी रहम नहीं आया। वो शैतानी हंसी मुस्कुराते हुए रोशनी के करीब गया और रोशनी के बालों को मदहोशी से सूंघते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम किसी ऐरे गैरे की नहीं, इस लंकेश के बच्चे की मां बनने वाली हो। शैतान तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और लंकेश्वर ने रोशनी के बाल जोर से पीछे खींचे। रोशनी दर्द से चीख उठी। दर्द इतना था कि उसे मजबूरन अपने सीने से हाथ हटाकर सिर पकड़ना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर किसी जानवर की तरह जुबान लपलपाते हुए लंकेश्वर ने रोशनी की जीन्स खींच निकाली। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन लंकेश्वर जैसे शैतान को रहम नहीं आया। उसने रोशनी की इज्जत ताड़ ताड़ कर दी। उस बेचारी की इज्जत लूटने के बाद भी लंकेश्वर का जी नहीं भरा। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर ऊपर गर्दन उठाते हुए आंखें मूंद कर चिल्लाया, अधीरा, आहुति ला रहा हूं, ज्वालामुखी बांध कर रखो। और उसने रोती हुई रोशनी के जबड़े पर जोर से घूंसा मारा। रोशनी जैसे ही दर्द से चीखने लगी, लंकेश्वर ने रोशनी की हलक में बायां हाथ डालकर उसकी जुबान पकड़कर बाहर खींची और दाहिने हाथ से पास ही रखा एक खंजर उठाकर बड़ी बेरहमी से एक ही बार में बेचारी रोशनी की जुबान काट दी। रोशनी की जुबान से खून के छींटे उड़कर लंकेश्वर के मुंह पर जा गिरे। बेचारी रोशनी तो अब चीख भी नहीं पा रही थी। उसकी जैसे सांसें थमने लगी, उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वो बेहोश हो गई। लंकेश्वर ने खंजर नीचे फेंककर अपने चेहरे का खून पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बेचारी रोशनी के खून से इतना सना हुआ था कि वो खौफनाक लग रहा था। लंकेश्वर की आंखें शैतानी खुशी से चमक उठी। उसने अपनी हथेली पर रोशनी की खून से लथपथ कटी हुई जुबान की तरफ घूर कर देखते हुए दांत पीस कर कहा, भगवान, अगर तुम सचमुच हो, अगर दुनिया सचमुच तुम्हारी है, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हारी दुनिया मिटाने जा रहा हूं। रोक सको तो रोक के दिखाओ मुझे। लंकेश्वर, ये अधीरा तुम्हें हुक्म देता है कि उन दोनों लड़कियों के गर्भ में अपना अंश छोड़कर उनके एक साथ बलि चढ़ा दो। उनके जिस्म का एक टुकड़ा मुझे अर्पण करो। अपनी भारी भरकम डरावनी आवाज में तलवार जितने लंबे नाखूनों वाला हाथ आगे बढ़ाकर एक ज्वालामुखी के कुंड की तरफ इशारा करते हुए पिछले 50 सालों से दुनिया से कटकर दूर गुफा में रह रहे, पैरों तक लंबे घुंघराले बालों के साथ नग्न बैठे शैतान के पुजारी अधीरा ने अपने सामने काले कपड़ों में हाथ जोड़कर सिर झुकाए घुटनों के बल बैठे अपने शिष्य लंकेश को 5 वर्च्यूज की सिंबल दोनों लड़कियों के साथ अत्याचार करके उनकी एक साथ बलि देने का हुक्म दिया। तो दूसरी तरफ सेंटिनेंटल के जंगल में कमर से नीचे आधी कटील संतोषी की लाश से ध्रुव ने वादा किया, मैं उस हरामी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके शरीर का एक एक अंग काट कर उसे दर्दनाक मौत दूंगा। मैं बाकी पुलिस वालों की तरह नहीं हूं। मैं चाहता तो तुम्हें कब का मार डालता ध्रुव। बताओ, क्या है इस काल पुराण का राज? ऐसा क्या लिखा है काल पुराण में जिसके लिए ध्रुव अपनी जान भी देने को तैयार था? इंस्पेक्टर कबीर क्या ये गुत्थी सुलझा पाएगा? लेकिन उस वक्त घुप अंधेरे में कैद 16 साल की नम्रता ने बाकी 3 हम उम्र बंदियों से कहा, गाइस, दे आर गोइंग टू किल अस।
उन लोगों ने पैसे के लिए हमें किडनैप नहीं किया है, वो हमें जान से मारने वाले हैं। और वंदना ने अंधेरे में एक कुएं जैसे गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी। कौन थी नम्रता? क्या नम्रता ने सुसाइड कर लिया था? लंकेश ने ध्रुव को पछाड़ते हुए शैतानी हंसी हंसकर कहा, गार्डियंस की सारी शक्तियां मिलाकर भी मुझे हरा नहीं सकती। मैं लंकेश हूँ, इस दुनिया का नया ईश्वर। मैं हूँ लंकेश्वर। कौन है गार्डियंस? क्या ध्रुव लंकेश को मार नहीं सकता? कौन हो तुम ध्रुव? एक जिंदा लाश, एक भूत? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मर चुके हो? रक्षिता ने झुंझलाकर ध्रुव से कहा, लंकेश किसी और मासूम लड़की को मारकर हमसे दूर चला जाएगा, कैसे पकड़ेंगे उसे? महारक्षक हो ना तुम? महारक्षक? कैसे बना ध्रुव महारक्षक? क्या है ध्रुव के मौत की गुत्थी? क्या वो लंकेश को ढूंढकर उसकी हैवानियत रोक पाएगा? क्या लंकेश बाकी लड़कियों की इज्जत बचा पाएगा? क्या है 5 वर्च्यूज की 5 लड़कियों का राज? कौन हो भाई तुम? देर रात मुंबई के केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में व्हील चेयर पर बैठे एक नौजवान से एक वार्ड बॉय ने पूछा। वो नौजवान धीरे से अपनी व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ। वार्ड बॉय की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो नौजवान शांत स्वर में बोला, मैं हूं ध्रुव। उस वार्ड बॉय ने ध्रुव को धुतकारते हुए कहा, अरे भाई, ये पेशेंट वार्ड नहीं है, ये हॉस्पिटल कर्मचारियों का स्टाफ रूम है, जाओ यहाँ से। ध्रुव धीमे कदम से वार्ड बॉय के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ध्रुव की शांत समंदर जैसी आंखों में भी उस वार्ड बॉय को रूह कपा देने वाली आहट महसूस हुई। वार्ड बॉय कुछ कहता, इससे पहले ही ध्रुव ने तिरछे हाथ से वार्ड बॉय की गर्दन पर जोर से वार किया, जिससे वार्ड बॉय बेहोश होकर गिर पड़ा। ध्रुव ने तुरंत वार्ड बॉय की शर्ट और पैंट उतारकर खुद पहन ली और अपने कपड़े वार्ड बॉय के पास फेंककर बाहर आ गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कोई नहीं था। ध्रुव ने स्टाफ रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर लिया और धीमे कदम से जायजा लेते हुए कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगा। कॉरिडोर से गुजरते हुए ध्रुव ने चुपके से देखा कि जनरल वार्ड में एक नर्स अपनी चेयर पर बैठी बैठी सो रही थी। ध्रुव दबे पांव कॉरिडोर से मुर्दा घर के पास चला गया। मुर्दा घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसे देख ध्रुव ने हैरान होकर सोचा, मुर्दा घर पर इस वक्त ताला, मतलब पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुआ होगा। किसी के आने से पहले मुझे वो लाश ढूंढ निकालनी होगी। ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन बिना आवाज किए तोड़ना होगा। ध्रुव ने उस ताले को पकड़कर अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और जोर का झटका दिया। ध्रुव के झटके में इतनी ताकत थी कि वो ताला खुलकर हाथ में आ गया। ध्रुव दबे पांव मुर्दा घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा तो बंद कर लिया, लेकिन दरवाजे की कुंडी अंदर से टूटी हुई थी। ध्रुव ने मुर्दा घर में एक नजर फेरी। एक से सटकर एक स्ट्रेचर पर लाशें रखी हुई थी, जिनको सिर से लेकर पैरों तक एक सफेद कपड़े से ढका गया था। मुर्दा घर में बस सन्नाटा छाया हुआ था। ध्रुव धीमे कदम से बिना आवाज किए एक एक करके हर डेड बॉडी का कपड़ा हटाकर चेहरा देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी एक डेड बॉडी के पास आकर उसके कदम रुक गए। उस डेड बॉडी का चेहरा देखकर ध्रुव ने सोचा, यही लड़की है जिसका फोटो न्यूज़पेपर में देखा था। यही वो लड़की हो सकती है जिसकी मुझे तलाश है। तभी किसी बिल्ली की आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी और उसकी गर्दन से हवा का झोंका टकराया। ध्रुव ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा तो दरवाजे के बिल्कुल पास वाले स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश के सीने पर बैठकर एक काली बिल्ली ध्रुव को देखते हुए गुर्रा रही थी। ध्रुव ने बिल्ली की तरफ देखते हुए कहा, लाश के ऊपर बैठने का तुम बिल्लियों को भला क्या शौक होता है? यहाँ जो होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे। जाओ, भागो यहाँ से। ध्रुव ने अपने हाथ में पकड़ा ताला बिल्ली की तरफ हल्के से उछाला,
जिससे डरकर वो काली बिल्ली भाग गई। ध्रुव ने उस लड़की की लाश के चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपनी उंगलियों से दबाव देकर उसकी पलकें खोली और उसकी आंखों में झांक कर बुदबुदाया, स्वजीवतम प्राणम संचार गमनस्व। ध्रुव मंत्र बुदबुदा रहा था कि तभी मुर्दा घर की लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। सारी डेड बॉडीज के ऊपर का सफेद कपड़ा तेज हवा से उड़ने लगा और डेड बॉडीज रखे हुए स्ट्रेचर धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगे। उसी वक्त स्ट्रेचर पर रखी लड़की की आंख पूरी तरह से लाल होने लगी। ध्रुव ने देखा कि उस लड़की की आंखों में खून किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। उस उबाल की रट रट जैसी आवाज भी आ रही थी। फिर भी ध्रुव वहां पर डटा रहा। उस लड़की ने अचानक अपनी दोनों पलकें खोलकर गुस्से से ध्रुव की ओर देखा। वो लड़की डरावनी सी खराश भरी आवाज में गुर्रा रही थी। उस लड़की ने एक झटके से ध्रुव का गला पकड़ लिया और स्ट्रेचर से उठकर ध्रुव को हवा में उठा दिया। मुर्दा घर में लाशें हमेशा बिना कपड़ों के रखी जाती हैं। ध्रुव ने उस लाश के शरीर पर नजर घुमाते हुए सोचा, इसके बदन पर कोई चीर फाड़ का घाव नहीं है, मतलब इसका पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है। सही वक्त पर पहुंच गया मैं। लेकिन ये क्या, इस लड़की के मुंह से लगातार खून क्यों बह रहा है? लगता है इसकी जुबान से खून बह रहा है। जब उस लड़की ने गुस्से से गुर्राने के लिए अपने नुकीले दांत पीसकर अपना मुंह खोला तो उसकी जबान सांप की तरह बाहर आ गई, जिससे लगातार खून की बौछार हो रही थी। ध्रुव की गर्दन पर उस लाश के हाथों का दबाव बढ़ने लगा। ध्रुव खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उस लाश में बहुत ताकत थी। जैसे तैसे दबी आवाज में ध्रुव ने कहा, मुझे छोड़ दो रोशनी, मैं उन हत्यारों में से नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे पास ये जानने आया हूं कि तुम्हें मारने वाला कौन था। वो मेरा भी दुश्मन है। ध्रुव की बात सुनने के बाद रोशनी की गुर्राने की वो डरावनी आवाज धीमी हुई। उसने ध्रुव की गर्दन छोड़ दी। ध्रुव ने खांसते हुए अपने गले को सहलाकर हड़बड़ी में कहा, वक्त बहुत कम है रोशनी, मुझे जल्दी से बताओ कि जिसने तुम्हें मारा है वो मुझे कहाँ मिलेगा। रोशनी कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना मुंह खोला, मगर उसके बाद उसके मुंह से खून के छींटे ध्रुव के चेहरे पर उड़े। रोशनी की जुबान कटी हुई थी। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। ध्रुव ने उसकी हालत देखकर कहा, कोशिश करो रोशनी, बोलने की कोशिश करो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जल्दी बताओ रोशनी, वक्त कम है। रोशनी ने काफी कोशिश की, मगर उसके मुंह से शब्दों की जगह सिर्फ खराश सुनाई दे रही थी। रोशनी परेशानी में स्ट्रेचर के इर्द गिर्द अपने बाल नोचते हुए गुर्रा रही थी और ध्रुव लगातार उससे एक ही सवाल कर रहा था, बताओ रोशनी, कहाँ मिलेगा वो मुझे? वक्त खत्म हो रहा है रोशनी, जल्दी बताओ। तभी रोशनी ने अपनी गर्दन को एक झटका देकर गर्दन पूरी गोल घुमाते हुए ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर देखा। काफी डरावनी थी वो नजर। रोशनी ने अपना मुंह खोलकर अपनी आधी कटी हुई जुबान बाहर निकाली। उसकी आधी कटी हुई जुबान किसी सांप की तरह लपलपा रही थी। उसने अपने हाथ की उंगलियां अपनी आधी कटी जुबान पर दबाई। रोशनी की जुबान का जख्म उसकी उंगलियों के दबाव की वजह से और ज्यादा फैलने लगा और उसमें से खून का फव्वारा ध्रुव के चेहरे पर। ध्रुव ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ लाया ताकि उसकी आंखों में खून ना चला जाए। जब ध्रुव ने हाथ हटाया तो देखा कि रोशनी अपने खून से दीवार पर कुछ लिख रही थी। ध्रुव ने गौर से देखकर हैरानी जताते हुए कहा, क्या लिख रही हो रोशनी? ये क्या, ये तो कोई निशान लगता है। क्या तुम उस दरिंदे का नाम पता नहीं लिख सकती? क्या तुम लिखना नहीं जानती? गुर्राते हुए रोशनी ने इनकार से सिर हिलाया और निशान पूरा करने लगी। ध्रुव ने उस निशान पर गौर करते हुए कहा, किस चीज का निशान है ये रोशनी? क्या मतलब है इस निशान का? क्या ये किसी का नाम है? रोशनी ने इनकार से सिर हिलाया। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, तो फिर कोई तंत्र मंत्र है? रोशनी ने फिर इनकार में सिर हिलाया और निशान पूरा करने लगी। ध्रुव ने कुछ सोचकर कहा, तो क्या ये कोई जगह है? किसी जगह का नक्शा है ये? रोशनी ने डरावनी हंसी हंसते हुए हामी में सिर हिलाया। ध्रुव निशान को टकटकी लगाए देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि रोशनी वो निशान पूरा करती, वो अचानक जोर से चीखते हुए
नीचे फर्श पर गिर पड़े। ध्रुव तेजी से रोशनी के पास जाकर उसके बेजान शरीर को उठाने की कोशिश करने लगा। उठो रोशनी, इस निशान का क्या मतलब है बताओ। तभी ध्रुव के कानों पर एक आवाज आई। कौन हो तुम? यहाँ इस लाश के साथ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने देखा तो एक सोफिस्टिकेटेड दिखने वाला आदमी खड़ा था। वो उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था। अपने आजू बाजू देखते हुए उस डॉक्टर ने आगे कहा, ये लाशों के स्ट्रेचर्स बिखरे हुए क्यों पड़े हैं? और लाशें भी फर्श पर गिरी पड़ी हैं। मुर्दा घर के चारों तरफ ये खून कैसा है? तुमने मुर्दे को ही काट डाला क्या? डॉक्टर की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो चिल्लाया, हेल्प! हेल्प! यहाँ मुर्दा घर में कोई पागल घुस आया है। हेल्प! ध्रुव ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा, शोर मत मचाओ, चुप, बिल्कुल चुप रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ध्रुव डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगा। तभी डॉक्टर घबराकर शोर मचाते हुए बाहर भागने लगा। ध्रुव ने फुर्ती से छलांग लगाकर डॉक्टर की गर्दन दबोच ली। डॉक्टर की आंखें सफेद होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ध्रुव ने फिर एक बार शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस शोर मत मचाना, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ध्रुव ने धीरे से डॉक्टर की गर्दन छोड़ दी। डॉक्टर खांसते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ पुलिस वाले दौड़कर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आते हुए ध्रुव ने देखे। जनरल वार्ड की नर्स भी दौड़ती हुई बाहर कॉरिडोर में आ गई। एक पुलिस वाला जनरल वार्ड के सामने खड़ा रहकर नर्स से पूछ रहा था, हमें अभी हॉस्पिटल के अंदर किसी की चीख सुनाई दी। कुछ हेल्प हेल्प, पागल घुसाया करके कोई चिल्ला रहा था। सब ठीक तो है ना नर्स? कोई पेशेंट है क्या? घबराई हुई नर्स ने कहा, हाँ मैंने भी आवाज सुनी, लेकिन सारे पेशेंट तो शांति से सो रहे हैं, शायद मुर्दा घर की तरफ से आवाज आई। पुलिस वाले ने आश्चर्य जताते हुए कहा, मुर्दा घर से चिल्लाने की आवाज? उसी वक्त मुर्दा घर में खांसता हुआ डॉक्टर पुलिस को देखकर फिर से चिल्लाया, इंस्पेक्टर साहब, हेल्प! हेल्प! डॉक्टर आगे कुछ बोलता, इससे पहले उसकी आवाज दबाने के लिए ध्रुव ने फिर से उसकी गर्दन दबोच ली, लेकिन पुलिस वालों ने उसे देख लिया। एक पुलिस वाला चिल्लाया, ए, रुक! छोड़ डॉक्टर को! ध्रुव पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया और गुस्से में उसने डॉक्टर की गर्दन मरोड़ दी। ध्रुव तेजी से भागने लगा। उसे भागता देख पुलिस वाला चिल्लाया, ए, रुक! रुक! कहाँ भागता है? पीछा करो उसका! 4 पुलिसकर्मी ध्रुव का पीछा करने लगे। ध्रुव हॉस्पिटल कॉरिडोर से भागते हुए वहां रखे स्ट्रेचर्स को कॉरिडोर में बिखेर रहा था, ताकि पुलिस वाले स्ट्रेचर्स से टकराकर गिर जाएं। कॉरिडोर बहुत लंबा था और उनके बीच फासला भी बहुत था। रात के वक्त हॉस्पिटल के ट्यूबलाइट की धीमी रोशनी में ध्रुव का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव भागते हुए हॉस्पिटल के बाहर आया और मेन गेट की तरफ जाने की बजाय हॉस्पिटल के पीछे वाले कंपाउंड वॉल की तरफ भागा। पुलिस वाले उस पर चिल्लाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। ध्रुव एक लंबी छलांग लगाकर 15 फीट ऊंची कंपाउंड वॉल पर चढ़ गया और वहां से दूसरी तरफ कूद गया। पुलिस वाले भी उस कंपाउंड वॉल पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनमें से कोई 15 फीट की ऊंचाई पार नहीं कर सका। तब एक पुलिसकर्मी ने कहा, जल्दी से गाड़ी निकालो, वो वेस्टर्न हाईवे की तरफ भागा है। पुलिस वाली जीप लेकर वेस्टर्न हाईवे की तरफ ध्रुव को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन तब तक ध्रुव भागते हुए वेस्टर्न हाईवे छोड़कर वापस शहर का रास्ता पकड़ चुका था। रात के 3 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था और ध्रुव अकेला ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। आखिर ध्रुव अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग लॉट में वो कुछ देर खड़ा रहा। आजू बाजू देखकर जायजा लिया कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा और फिर अपने फ्लैट की तरफ चला गया। लैच की से डोर ओपन करके ध्रुव अपने घर में दाखिल हुआ और दबे पांव वॉशरूम में चला गया। बाथ लेने के बाद टॉवल लपेटकर जब ध्रुव अपने बेडरूम में आया तो उसके बेड पर एक 20-21 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की मैक्सी पहनकर सो रही थी। ध्रुव बेफिक्री से उस लड़की के पास चला गया। ध्रुव जैसे ही बेड पर लेटा, उस लड़की की नींद टूट गई और उसने ध्रुव के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ चले गए थे इतनी रात को? मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गई। ध्रुव ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, कुछ काम था, रात काफी हो गई है वंदना, अब सो जाओ। वंदना सडनली ध्रुव के ऊपर आ गई और ध्रुव के बालों से हाथ फेरते हुए बोली, ऐसे कैसे सो जाऊं जब तुम इतना पास हो?
मुझे तो नींद सिर्फ तुम्हारी बाहों में आती है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ लिव इन में आ गई। ध्रुव कुछ बोलता, इससे पहले ही वंदना ने अपने होंठ ध्रुव के होंठों से मिला दिए। वंदना ध्रुव के होठों को चूम रही थी और ध्रुव बस निश्चल पड़ा रहा। वंदना ने ध्रुव को अपनी बाहों में कस लिया और ध्रुव के गालों से लेकर सीने तक उसे चूमने लगी। वंदना ने ही ध्रुव का टॉवल निकालकर नीचे फर्श पर फेंक दिया और फिर ध्रुव के ऊपर औंधे बैठकर अपनी मैक्सी निकालकर फेंक दी। वंदना लगातार ध्रुव को किस किए जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वंदना की धड़कनों की धक धक ध्रुव को अपने हाथों की तरफ महसूस हो रही थी। उस पल ध्रुव भी खुद को रोक नहीं पाया। ध्रुव ने वंदना को अपनी ओर खींचकर बाहों में भर लिया। वंदना ने सुकून की आह भरकर ध्रुव को आगोश में समा लिया। मदहोशी के सातवें आसमान की सफर करके वंदना अपनी तेज सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जैसे ही ध्रुव को किस करने झुकी, तब ध्रुव को नजर आया कि वंदना के मुंह से खून निकलकर उसके चेहरे पर रिस रहा है और वंदना की कटी हुई जबान लपलपाते हुए उसके होंठों को चूमने जा रही है। वंदना का खून ध्रुव के चेहरे पर टपक रहा था। ध्रुव ने कसकर अपनी पलकें बंद कर ली और तभी उसे अपने हाथों में एक चिपचिपी सी कोई चीज उछलती हुई महसूस होने लगी। ध्रुव ने धीरे से अपना हाथ अपनी आंखों के सामने लाया तो देखा कि उसकी हथेली पर एक आधी कटी हुई जुबान मछली की तरह उछल रही थी। ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। ध्रुव उस जुबान को दूर फेंककर जोर से चीख पड़ा। कौन है ये ध्रुव? कैसे उसने एक लाश को जिंदा करके उससे बातें की? क्या ध्रुव एक कातिल है जिसने डॉक्टर को बेवजह मार डाला? क्या ध्रुव एक प्रेमी है जो वंदना के प्यार में दुनिया भूल बैठा है? क्या हुआ वंदना के साथ जो रोशनी की तरह उसकी जुबान भी ध्रुव ने कटी हुई देखी? क्या ये ध्रुव की वजह से हुआ? वंदना के मुंह से खून बहना और अपने हाथ में वंदना की कटी जुबान देखकर अपनी आंखें बंद करके ध्रुव चीख पड़ा। वंदना ने सहम कर पूछा, क्या हुआ ध्रुव? क्यों चीख रहे हो? वंदना के सवाल से ध्रुव ने खुद पर काबू पाकर धीरे से आंखें खोली और वंदना के चेहरे से हाथ फेरते हुए बोला, तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम्हारी जुबान नहीं कटी? ठीक हो तुम? वंदना ने सरप्राइजिंगली कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव, मुझे भला क्या हो सकता है? ध्रुव समझ गया कि उसने जो देखा वो सब उसका वहम था। ध्रुव ने बात को टालते हुए वंदना से दूर हटकर कहा, कुछ नहीं, वहम हुआ था, तुम सो जाओ। वंदना ने फिक्र जताते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना ध्रुव? ध्रुव ने वंदना को समझाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ स्वीटी, तुम सो जाओ। और ध्रुव उठकर बेडरूम से बाहर चला गया। वंदना आश्चर्य से बस उसे देखती रह गई। तो वहां दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था। ध्रुव पुलिस के हाथ नहीं लगा तो उन्होंने अपने सीनियर को खबर कर दी। मुर्दा घर का मुआयना करते करते इंस्पेक्टर चौबे ने पान चबाते हुए अपने साथी हवलदार से कहा, कामले, ये मुर्दा घर में चारों तरफ खून ही खून है और मुर्दे भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब है कि वो जो कोई भी था, वो मुर्दा घर में कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा होगा? काम्बले ने हंसकर कहा, मुर्दे के बीच क्या ढूंढ सकता है कोई सर? इंस्पेक्टर चौबे ने सोचते हुए कहा, एक मुर्दा मुर्दा घर में मुर्दे के अलावा और क्या ढूंढ सकता है कोई? सवाल ये है कामले कि उसे किस मुर्दे की तलाश थी और क्यों? हवलदार काम्बले भी सोच में पड़ गया। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने रोशनी की लाश की तरफ इशारा करके कहा, सर, उस मुर्दे की तलाश थी कातिल को। इंस्पेक्टर चौबे धीमे कदम रोशनी की लाश के पास आया और काम्बले की तारीफ करते हुए बोला, शाबाश कामले, लगता है जल्दी तेरा प्रमोशन होगा। मुर्दा घर में खून इसी लाश का बिखरा पड़ा है। इसी लाश को कातिल काट रहा होगा, तब डॉक्टर ने उसे देख लिया, इसीलिए उसने डॉक्टर को भी मार डाला। काम्बले ने हैरानी जताते हुए कहा, लेकिन सर, लाश को काटकर किसी को क्या मिल सकता है? चौबे ने मुस्कुराकर कहा, मरने से पहले कुछ तो अपने अंदर छुपा लिया होगा इस लड़की ने कामले।
उसे ढूंढने कातिल यहाँ तक आ पहुंचा। किसी ने कातिल का चेहरा नहीं देखा, वरना स्केच बनाकर उसे ढूंढकर यहीं केस रफा दफा कर देते। साले सब के सब निकम्मे हैं। ये शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है कामले, इसीलिए केस भी काफी सुर्खियां बटोरेगा। इससे पहले कि पुलिस की मीडिया में धज्जियां उड़े, हमें ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। इस लड़की की डिटेल्स निकलवाओ, लड़की के जरिए हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। पुलिस मौका वारदात का पंचनामा करके कातिल की तलाश में जुट गई और यहाँ ध्रुव अपने लिविंग रूम में सोफा सेट पर बैठे हुए रोशनी के बारे में सोच रहा था। रोशनी की कटी हुई जुबान, उसका चेहरा उसकी नजरों से हट नहीं रहा था। ध्रुव सोच रहा था कि क्यों उसी के नसीब ने ऐसी करवट ली कि उसे मुर्दों से बातें करने की नौबत आ गई। सोचते सोचते ध्रुव अपने अतीत की यादों में खो गया, जब वो कॉलेज छूटने के बाद एक पार्क में वंदना के साथ मटर गश्ती कर रहा था। क्या कर रहे हो ध्रुव, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। ध्रुव ने वंदना को अपनी बाहों में कसकर कहा, यहाँ सब लवर्स हैं और ये लवर्स पॉइंट। अगर कोई हमें लव करते हुए देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ सब वही करने आते हैं जो हम करने आए हैं। अब जल्दी से मुझे किस करो। वंदना ने शर्मा कर कहा, मैं क्यों किस करूं, तुम्हें करना है तो तुम कर लो, मैंने थोड़ी रोका है। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराकर वंदना के होठों से होठ मिला दिए। वंदना के रसीले होठों में ध्रुव खो गया। दोनों प्रेमी एक दूसरे को काफी देर तक चूमते रहे। फिर वंदना ने ध्रुव के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्के से पीछे धकेलते हुए कहा, अब छोड़ो मुझे, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या। ध्रुव ने अपनी जुबान हल्के से काटते हुए कहा, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, 2 दिनों के लिए हम जंगल सफारी पर जा रहे हैं, चलो अब निकलते हैं, वरना साक्षी दीदी को मुझसे झगड़ा करने का मौका मिल जाएगा। वंदना ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इतने बड़े हो गए हो तुम दोनों भाई बहन, लेकिन अब भी छोटे बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। मम्मी पापा कुछ कहते नहीं क्या। ध्रुव ने वंदना का हाथ पकड़कर चलते हुए कहा, ये हम भाई बहनों के बीच का प्यार है, जब मेरी तुमसे शादी हो जाएगी तब तुम्हें भी हमारी गैंग में शामिल कर लेंगे। वंदना ने ध्रुव को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा बच्चू, लेकिन तब तक तो साक्षी दीदी की भी शादी हो गई होगी, उम्र में तुमसे बड़ी है ना, तो शादी भी उन्हीं की पहले होगी। ध्रुव ने फिक्रमंद होकर कहा, कहाँ यार, दीदी की पसंद का लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। मतलब दीदी इतनी दयालु है कि किसी भी जरूरतमंद इंसान को तकलीफ में नहीं देख सकती, कैसे भी करके उस जरूरतमंद की मदद किए बगैर उसे चैन नहीं आता। एक बार तो कॉलेज के एक गरीब लड़के के पास एग्जाम फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो साक्षी दीदी ने अपनी फीस के पैसे उसे दे दिए। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर मुझे बात पता चल गई और मैंने दीदी की फीस अरेंज कर ली। वंदना ने हैरानी से कहा, बाप रे बाप, इतनी दयालु लड़की के लिए तो कोई कुबेर ही ढूंढना पड़ेगा। ध्रुव ने वंदना को समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है कि कोई अमीर लड़का होना चाहिए, दिल बड़ा हो तो एक गरीब इंसान भी अपने हिसाब से किसी की मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा दिल वाला मिलेगा कहाँ। वंदना ने ध्रुव को समझाया, चिंता मत करो, दीदी इतनी अच्छी है कि उनके लिए कोई बेहद खास इंसान बनाया होगा भगवान ने, जैसे हमें एक दूजे के लिए बनाया है। ध्रुव वंदना को ड्रॉप करके जब घर आया तब सिर पर राउंड कैप पहनकर बैग लेकर जंगल सफारी पर जाने के लिए तैयार बैठी साक्षी ने नाराजगी जताकर कहा, टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, कभी वक्त पर नहीं आ सकते हो क्या। ध्रुव ने उसे मनाते हुए कहा, आई एम सॉरी दीदी, अब चलो निकलते हैं। ध्रुव के डैड पंकज शास्त्री ने साक्षी को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बहन तो सुबह से ये जंगल सफारी वाले शूज पहनकर घर भर में घूम रही है, लगता है किचन को देखकर ही इसे जंगल देखने का मजा आ गया। ध्रुव की मां नीता ने साक्षी की साइड लेकर कहा, चलो अब मेरी बच्ची को मत चिढ़ाओ, एक तो कहीं घूमने लेकर जाते नहीं हो आप, इतने सालों बाद ये मौका मिला है तो फिर एक्साइटमेंट तो होगी ही ना। ध्रुव और उसकी फैमिली मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के लिए निकल पड़े। पंकज जीप चला रहे थे। सफर काफी लंबा था, लेकिन कई सालों बाद पूरी फैमिली इकट्ठा होकर एंजॉय कर रही थी। बांधवगढ़ पहुंचकर अगले दिन सब जंगल में सैर करने निकल पड़े। जंगल एरिया में पहुंचने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ने पंकज से कहा, मैं हूं आपका गाइड लखन सिंह, आपको इस जंगल में असली शेर से मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। पंकज ने मुस्कुराकर उससे हैंडशेक किया। लखन सिंह भी उनकी जीप में बैठ गया और वो जंगल सफारी पर निकल पड़े। साक्षी काफी खुश थी। काफी दिनों के बाद ध्रुव ने साक्षी को इतना एंजॉय करते हुए देखा था। उन्होंने जंगल में लगभग हर तरह के जंगली जानवर देख लिए। साक्षी ने अपने कैमरे में उनकी तस्वीरें भी कैद कर ली।
दिन भर घूमने के बाद साक्षी ने एक झील को देखकर कहा, पापा देखिए ना कितनी सुंदर झील है, यहाँ कुछ देर रुकते हैं ना प्लीज, मुझे कुछ फोटोज निकालने हैं। पंकज ने मुस्कुराकर लखन सिंह से पूछा, कुछ देर रुक सकते हैं ना सर? लखन सिंह ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिए, शाम ढल रही है और अंधेरा होने वाला है, हमें जल्द से जल्द वापस कैंप पहुंचना होगा। झील के पानी में ध्रुव और साक्षी छोटे बच्चों की तरह खेल रहे थे, एक दूसरे पर पानी उड़ा रहे थे, मानो उनका बचपन लौट आया हो। उन्हें एंजॉय करता देख पंकज और नीता भी काफी खुश थे। कुछ देर बाद लखन सिंह ने कहा, चलो चलो अब निकलते हैं, रात होने वाली है। सब अपनी जीप में बैठकर वापस निकल पड़े कि तभी एक बड़े से पत्थर से टकराकर उनकी जीप का साइलेंसर टूट गया। पंकज ने काफी ट्राई किया मगर जीप स्टार्ट नहीं हुई। तब पंकज ने सबको ढांढस बनाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं साइलेंसर किसी कपड़े से बांधकर जीप स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। पंकज जीप के नीचे लेटकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें काफी देर लगी, अंधेरा हो चुका था, लेकिन आखिरकार उनकी जीप स्टार्ट हो गई। साक्षी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, थैंक गॉड जीप स्टार्ट हो गई, मुझे लगा था कि आज की रात हमें जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। या जीनियस पापा। लेकिन वो लोग कुछ ही देर आगे बढ़े थे कि तभी अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगी और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। उस तेज हवा के सामने पंकज की जीप भी नहीं टिक सकी और बंद पड़ गई। पंकज जीप का स्टार्टर घुमाकर जीप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक बिजली तेज आवाज करते हुए उनके सामने एक पेड़ पर जा गिरी। बिजली गिरते ही तेज रोशनी की वजह से सबकी आंखें चौंधी आ गई। सामने वाले पेड़ ने एक पल में आग पकड़ ली, वो धू धू कर जलने लगा। साक्षी ने घबराकर कहा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे फील हो रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ध्रुव ने उसे हौसला बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो दीदी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी जीप के ऊपर एक बहुत बड़ा काला साया पड़ा। सबने चौंक कर नजरें उठाई तो वो किसी इंसान का साया था। धीरे धीरे वो साया आगे बढ़ने लगा और एक से दो, दो से तीन होने लगा। ध्रुव ने गौर से देखा तो सामने आग लगे पेड़ के बाजू से कुछ लोग उनकी तरफ चलकर आ रहे थे। आग की लपटों की वजह से उनका साया जीप पर पड़ रहा था, लेकिन वो लोग कुछ अजीब दिख रहे थे। सबने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पूरे मुंह पर सफेद रंग का पाउडर मला हुआ था और गौर करने वाली बात थी कि सबके हाथों में कुछ न कुछ हथियार थे। कुछ लोगों के हाथों में कुल्हाड़ी, कुछ के हाथों में तलवार, तो कुछ लोग बंदूक लेकर चल रहे थे। उन्हें देखकर डर जाहिर करते हुए पंकज ने हकलाते हुए कहा, लखन सिंह, कौन है ये लोग? लखन ने अपना पसीना पोंछते हुए दबी आवाज में कहा, पता नहीं सर जी, मैं भी इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। ध्रुव कुछ हलचल कर पाता इससे पहले ही उन अजीब दिखने वाले लोगों ने उनकी जीप को घेर लिया। ध्रुव ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम लोग, हमारा रास्ता क्यों रोका है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्सैल नजरों से घूरता रहा। साक्षी ने घबराकर ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर उनमें से एक ने अपने साथी को इशारा करते हुए ध्रुव के साथ सबके हाथों को रस्सियों से बांध दिया और उनके मुंह को भी कपड़े से बांध दिया ताकि वो चीख चिल्ला ना सके। उस आदमी ने आगे बढ़कर साक्षी की तरफ इशारा करके कहा, इसे संभालो, इसे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, बाकियों को घसीट कर ले चलो। एक आदमी ने साक्षी को अपने कंधे पर उठा लिया और बाकी लोग ध्रुव, पंकज, नीता और लखन को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगे। कौन थे वो लोग जिन्होंने ध्रुव की फैमिली को बंदी बना लिया था? क्या वास्ता था उनका साक्षी के साथ जो उन्होंने कहा कि साक्षी को चोट नहीं आनी चाहिए? क्या ध्रुव इस संकट से अपने परिवार को बचा पाएगा? इस लड़की को आग के पास ले जाओ और बाकियों को पेड़ से बांध दो। ध्रुव की फैमिली को किडनैप करने वाले लोगों में से एक ने अपने साथी से जैसे ही ये बात कही, साक्षी को एक जगह ले गया जहां कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके जलाई जा रही थी और ध्रुव के साथ पंकज, नीता और लखन को भी एक पेड़ से बांध दिया गया। उनको जमीन पर घसीटते हुए लाया गया था, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर चोटें आ गई थीं।
उनके कपड़े जैसे खून में डुबो कर निकाले हों, ऐसी हालत हो गई थी। वो आदमी अपने साथियों पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो, मार मार के हड्डी पसली एक कर दो सालों की। कुछ लोग लाठी डंडों से ध्रुव और बाकी सबको बुरी तरह मारने पीटने लगे। जंगल सफारी पर एंजॉय कर रहे ध्रुव और उसकी फैमिली को कुछ अनजान लोग किडनैप करके जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह ले गए थे और बुरी तरह मार रहे थे। ध्रुव ने उस हालत में भी बचने की कोशिश करने के लिए आजू बाजू नजर घुमाकर जायजा लिया। कुछ लकड़ियां जलाकर आग लगाई गई थी। वहां पास में ही साक्षी को बिठाया गया था। उसके हाथ पैर भी खोल दिए गए थे और उसके मुंह की पट्टी भी खोल दी गई थी। लेकिन उसके आजू बाजू काफी सारे लोग पहरा देते हुए खड़े थे जो साक्षी को रोक रखे थे। साक्षी के आजू बाजू बहुत सारा सफेद पाउडर बिखेरा गया था। वो सफेद पाउडर दरअसल इंसानी शरीर की राख थी जो किसी शमशान से लाई गई थी। साक्षी लगातार उन गुंडों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए तिलमिला रही थी। छोड़ो हमें, क्यों मार रहे हो मेरे परिवार को, छोड़ो उन्हें, मॉम, डैड, ध्रुव, ध्रुव, तुम हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा हमें। ध्रुव आवेश में चिल्ला रहा था, छोड़ो मेरी बहन को, मेरे मॉम डैड को क्यों मार रहे हो, क्या चाहिए तुम लोगों को, छोड़ो हमें। ध्रुव की चीख चिल्लाहट से गुस्सा होकर एक आदमी ने डंडे से लगातार ध्रुव के सिर पर मारना शुरू किया। ध्रुव के सिर से खून बहने लगा। ध्रुव का पूरा चेहरा उसके खून से सना हुआ था। ध्रुव अनकॉन्शियस हालत में था। वो सब देख सुन पा रहा था लेकिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ध्रुव के मॉम डैड और लखन को भी बुरी तरह से मारा पीटा गया था, इतना कि वो पूरी तरह से सुध बुध खो बैठे थे। ध्रुव ने उस हालत में भी देखा कि उन लोगों के बीच में से सूट बूट पहना एक आदमी धीमे कदम से सामने आया और साक्षी के सामने जाकर बैठ गया। वो एक 35-40 साल का आदमी था। दिखने में खानदानी, रसूखदार मालूम पड़ रहा था। कद काठी से एकदम फिट और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। समंदर जैसी शांत थी उसकी आंखें और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। साक्षी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो ऊंची आवाज में बोली, कौन हो तुम लोग, मेरे परिवार को क्यों मार रहे हो। वो सूट बूट पहना आदमी शांत स्वर में बोला, काम डाउन साक्षी, काम डाउन। चीख चिल्लाकर अपना गला खराब कर लोगी तुम, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे तुम्हारी काफी फिक्र है साक्षी। एटलीस्ट ये ग्रहण खत्म होने तक मुझे तुम्हारी फिक्र करनी ही पड़ेगी। साक्षी ने रोते बिलखते फिर एक बार गुहार लगाई, कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो, हम सबको यहाँ क्यों लेकर आए हो, दया करो, प्लीज छोड़ दो हमें। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया साक्षी, कुदरत तुम्हें यहाँ लेकर आई है। यकीन मानो, मैं तो तुमसे मुंबई में ही मिलना चाहता था और तुम्हारे परिवार के लोगों को मारने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। अब मैं हालात तो बदल नहीं सकता ना, एटलीस्ट तब तक नहीं बदल सकता जब तक मैं वक्त को अपना गुलाम ना बना लूं। साक्षी छटपटा रही थी। उस आदमी ने साक्षी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत शांत हो जाओ साक्षी, यकीन मानो मेरा, ये सब मैं दुनिया की भलाई के लिए कर रहा हूँ, दुनिया की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, और तुम्हें दुनिया को बेहतर बनाने का एक मौका मिल रहा है। अब शांत रहकर कॉपरेट करोगी तो तुम्हें तकलीफ कम महसूस होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस सब में तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। वो आदमी उठ खड़ा हुआ और वापस उन काले कपड़े पहने लोगों के पीछे गुम हो गया। साक्षी ध्रुव की तरफ देखकर दिल मिलाई, ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना ध्रुव, दया करो हम पर, छोड़ दो मेरे परिवार को, मॉम, डैड, आप ठीक तो है ना, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तभी वो सूट बूट पहना हुआ आदमी वापस आ गया, लेकिन इस बार उसने बाकियों की तरह ही काले कपड़े पहने हुए थे। उसने सबके सामने अपने चेहरे पर राख मल ली। उसकी आंखों में अब सैलाब नजर आ रहा था। खून की तरह लाल नजर आ रही थी उसकी आंखें। काफी गुस्सैल दिख रहा था वो। उस आदमी ने ऊपर आसमान की ओर देखा। चांद को किसी काले साए ने दबोच लिया था। वो आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए साक्षी के पास आया। साक्षी गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज छोड़ दो हमें, दया करो प्लीज। लेकिन उस शैतान ने साक्षी की एक नहीं सुनी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और साक्षी की सलवार खींचकर फाड़ दी। साक्षी सहम गई।
उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने हाथों की आड़ ले ली, लेकिन उस शैतान ने एक एक करके साक्षी के सारे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। ध्रुव अपनी बंद होती पलकों को पूरी ताकत लगाकर खोलने की कोशिश करते हुए ये सब देख रहा था। उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, लेकिन वो खौफनाक मंजर ध्रुव को मौत से बदतर तकलीफ दे रही थी। ध्रुव की आंखों के सामने उसकी प्यारी बहना के साथ ज्यादती हो रही थी। ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके साक्षी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तभी किसी ने एक बार ध्रुव के सर पर जोर से डंडा मार दिया। ध्रुव बुरी तरह चोटिल था। वो बस आखिरी सांसें गिन रहा था और आखिरी सांसों में बड़ी मुश्किल से बस एक नाम ले पा रहा था, साक्षी, साक्षी। उस शैतान ने साक्षी का बलात्कार करने के बाद साक्षी को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए आग के पास ले गया। साक्षी के तन मन पर इतना बुरा आघात हुआ कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं फूट रहे थे। साक्षी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। साक्षी के साथ जहां अत्याचार हुआ वहां इंसानी शरीर की राख बिखेरी गई थी। वो राख साक्षी के पूरे बदन पर चिपक गई थी। साक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उस आदमी ने अपने साथी की तरफ हाथ बढ़ाकर इशारा किया। तब उसके साथी ने एक खंजर उसे थमा दिया। उस आदमी ने खंजर साक्षी की गर्दन पर रखकर दबी आवाज में कहा, कोई आखिरी इच्छा? साक्षी बोल नहीं पा रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब उसका अंत होने वाला है। जैसे तैसे शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करके साक्षी ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम जैसे शैतानों का इस दुनिया से अंत होगा, जरूर होगा। तुम तड़प तड़प कर खौफनाक मौत मरोगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें। उस आदमी ने शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, वो टाइम कभी नहीं आएगा। मैं टाइम को ही मुट्ठी में कर लूंगा। जल्द ही मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने वाला हूँ। काफी बेहतर बनाऊंगा मैं इस दुनिया को। इस सब में तुम्हारे कॉपरेशन के लिए थैंक यू सो मच। और उस आदमी ने साक्षी की गर्दन पर खंजर फेर दिया। साक्षी के खून का फव्वारा आग की लपटों पर जा गिरा। एक लकड़ी की जलती आग बुझ गई और उसमें से काला धुआं निकलकर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी ने झुककर अपना चेहरा उस काले धुएं के करीब लाया और जोर से सांस खींचते हुए बोला, तुम्हारे खून के इस धुएं के जरिए तुम्हारी रूह मेरे कदमों में गिड़गिड़ाएगी साक्षी। दया की मूरत साक्षी की रूह। साक्षी आखिरी सांस लेते हुए तड़प रही थी। उसकी आंखों में गुस्से का अंगार दहक रहा था और वो आदमी बड़ी शांत नजरों से साक्षी को तड़पता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद साक्षी के शरीर की हलचल बंद हो गई। वो प्यारी सी लड़की इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। वो आदमी अपने एक साथी पर चिल्लाया, ये लो खंजर। देखो बाकी सब भी मर गए हैं कि नहीं। अगर किसी की सांसें चल रही हों तो खत्म कर दो उसे और निकलो यहां से जल्दी। एक आदमी खंजर लेकर दौड़ता हुआ पंकज के पास आया। उसने चेक किया तो पंकज मर चुका था। एक एक करके उसने सबको चेक किया। बाकी तीनों तो मर चुके थे, लेकिन बेहोश ध्रुव की सांसें बामुश्किल चल रही थीं। उस आदमी ने खंजर ध्रुव के सीने में घोंप दिया। खंजर ध्रुव के दिल के चीथड़े चीथड़े कर गया। ध्रुव की सांसें थम गईं। ध्रुव मौत की आगोश में सो गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने साक्षी के साथ इतना घिनौना व्यवहार किया? क्या दुश्मनी थी उनकी साक्षी के साथ? क्या उस शैतान को उसके कुकर्म की सजा मिल पाएगी? अगर ध्रुव की जंगल में ही मौत हो गई थी तो हॉस्पिटल में मुर्दा लड़की से बात करने वाला ध्रुव कौन है? चंद्र ग्रहण की रात घने अंधेरे में जंगल के बीच ध्रुव के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। पेड़ से बंधी हुई ध्रुव की लाश के ऊपर उस पेड़ के पत्ते टूट कर गिर रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी। इतनी तेज हवा कि सारा जंगल थर्रा उठा। तेज हवा से ध्रुव की लाश भी पेड़ से बंधे बंधे नीचे गिर पड़ी और फिर एक बिजली जोर से कड़कते हुए उस पेड़ पर आ गिरी। तेज रोशनी चमक उठी। एक पल के लिए उस जंगल के अंधेरे में जैसे जगमगाहट हो गई, जैसे आतिशबाजी हो रही हो। और अचानक
जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन अचरज की बात यह थी कि बिजली गिरने के बावजूद उस पेड़ में आग नहीं लगी, शायद बारिश की वजह से। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि ध्रुव की लाश को अपने आसपास की आवाजें सुनाई देने लगी। काफी शोरगुल सुनाई दे रहा था, जैसे कि जमावड़ा लगा हो। मौत के बाद भी ध्रुव को आवाजें सुनाई देना एक अजूबा था। ध्रुव ने गौर से वो आवाजें सुनने की कोशिश की, और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। कैसे पूरा का पूरा परिवार एक रात में बिखर गया। इन मासूम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हादसा हो सकता है। इस मासूम लड़की की हालत देखी नहीं जाती। कांस्टेबल, लड़की की लाश को कपड़े से ढक दो। मीडिया वालों को हटाओ यहाँ से। अरे, डेड बॉडीज को एम्बुलेंस में रखो। यस सर। डॉक्टर साहब, क्या मानना है आपका? इसे भी बाकी डेड बॉडीज के साथ रखवा दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पल्स चलने लगी है। ये क्या माजरा है डॉक्टर साहब? कभी कहते हो ये मर गया है और कभी कहते हो जिंदा है। एक तो बारिश की वजह से सब किचकिच हो गया है। इस जंगल के कीचड़ में कोई सबूत मिलना भी नामुमकिन है। पंचनामा कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से आप कभी जिंदा कभी मुर्दा का खेल खेल रहे हो। अगर आपको कोई उम्मीद है तो हॉस्पिटल ले चलो इसे। यहाँ टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं बनता। सवेरा हो चुका था। जंगल सफारी के लिए आए किसी ग्रुप ने ध्रुव और उसकी फैमिली की पेड़ से बंधी लाशें देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस पंचनामा करने पहुंच गई। मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ था। न्यूज रिपोर्टर के कैमरे उस खौफनाक मंजर को तस्वीर में कैद कर रहे थे। कुछ जंगल सफारी के लिए आए हुए लोग तमाशबीन बने खड़े थे। ध्रुव की लाश को उसकी फैमिली से अलग करके एक एम्बुलेंस में रखा गया, और ध्रुव के लिए एक पल में सन्नाटा छा गया। ध्रुव के सामने बस एक घना अंधेरा था, एक अंतहीन अंधेरा। ध्रुव उस अंधेरे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से उसके ऊपर तेज रोशनी आई, जैसे कोई स्पॉटलाइट हो। ध्रुव उस स्पॉटलाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो लाइट करीब आने लगी। उस लाइट की वजह से ध्रुव की आंखें चौंधी आ गई थी। ध्रुव ने एक झटका महसूस किया और अपनी आंखें खोली। ध्रुव की पलकें खोलकर उसकी आंखों में एक टॉर्च लाइट की रोशनी डालते हुए डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम बैक माय बॉय। तुमने काफी करेज दिखाया। अनकॉन्शियस हालत में भी तुमने अच्छे से रिटेलिएट किया, और उसकी वजह से तुम जिंदा हो। ये बात सुनकर ध्रुव के माथे पर बल पड़ गए। उसने सबसे पहले खुद पर एक नजर डाली। ध्रुव को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। उसे काफी चोटें आई थी, और तो और उसका सीना तो पूरी तरह पट्टियों से बंधा हुआ था। ध्रुव को खून की बोतल चढ़ाई जा रही थी। उस छोटी सी पाइप के जरिए खून ध्रुव के शरीर में जा रहा था। ध्रुव को दर्द तो महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी सदमे की वजह से उसने एक एक शब्द बामुश्किल कहा, थैंक्स डॉक्टर, लेकिन मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरे मॉम डैड, वो सब कैसे हैं? डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उन्होंने ध्रुव का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम्हें फिलहाल रेस्ट करने की जरूरत है। तुम्हारा जिंदा बच पाना किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैंने जंगल में जब तुम्हें चेक किया था, तब तुम्हारे दिल की धड़कनें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तुम्हारी सांसें थम चुकी थी। तुम पूरी तरह से डेड थे। हम तुम्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने ही वाले थे कि अचानक तुमने बामुश्किल एक गहरी सांस भरी। तुम्हारी सांसें फिर चलने लगी और कुछ ही सेकंड्स में फिर से बंद हो गई। तुम्हारा ये बार बार जिंदा होना और वापस मर जाना सबको कंफ्यूज कर रहा था, मानो जैसे तुम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। शायद मौत के सौदागर से लड़कर उसे हरा कर तुम वापस आ गए। इसीलिए कहता हूँ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम करो। डॉक्टर वापस जाने के लिए पीछे मुड़े, तभी ध्रुव ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अपने चेहरे से वो ऑक्सीजन का मास्क हटाते हुए ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, मैंने वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। मैंने वो सब कुछ सहा है, महसूस किया है। मुझसे कुछ मत छुपाइए। बताइए डॉक्टर साहब, मेरे अलावा मेरे परिवार में से कोई और भी जिंदा है? डॉक्टर ने इनकार में सिर हिलाया। ध्रुव के शरीर से जैसे प्राण निकल गए हों। उसने डॉक्टर का हाथ छोड़ दिया और मायूसी से नजरें फेर ली। डॉक्टर ने ध्रुव का ऑक्सीजन मास्क फिर से ठीक किया और चले गए। ध्रुव अपने परिवार को खो देने के बाद उसे एकांत में सोचता रहा, मैं क्यों जिंदा बच गया, और कैसे? ऊपर वाले ने मेरे साथ ही क्यों ये नाइंसाफी की? मेरे परिवार को छीनकर मुझे क्यों जिंदा रखा? मैं तो मर चुका था। उस आदमी ने मेरे दिल में खंजर घोंपा था, और उसके बाद अंधेरा छा गया था। फिर भी मैं जिंदा कैसे रहा?
क्या सच में ये कोई चमत्कार है? उस दरिंदे ने मेरी मासूम बहन की जो हालत की, उसका बदला लेने के लिए शायद ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है। पूरी रात ध्रुव को नींद नहीं आई। वो बस सोचता रहा, अपने जिंदा रहने की वजह तलाशता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह पुलिस इंस्पेक्टर ध्रुव के कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुराकर बोले, हेलो मिस्टर ध्रुव, खुशी हुई जानकर कि आपको होश आ गया है। आपका उस हादसे से जिंदा बच निकलने का सफर बड़ा हैरानी भरा था। खैर, रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका स्टेटमेंट लेना है। क्या आप अभी बयान देने के लिए तैयार हैं? ध्रुव ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और फिर उस रात घटी हर बात बताई। इंस्पेक्टर ने माथे पर बल देते हुए पूछा, तो क्या आप उन लोगों में से किसी को नहीं जानते? क्या आपको किसी पर शक है? कोई पुरानी दुश्मनी जिसके चलते ये सब करवाया गया हो? ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं खुद हैरान हूं कि मेरे ही परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि वो आदमी साक्षी को पहचानता था। उसने साक्षी को नाम लेकर पुकारा। मैंने पहले कभी उस आदमी को नहीं देखा था। साक्षी उसे कैसे पहचानती है, ये मैं नहीं जानता। ध्रुव का बयान सुनकर इंस्पेक्टर भी हैरान थे। उन्होंने गहरी सांस भरकर कहा, खैर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्द ही कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। यू टेक केयर। इंस्पेक्टर के जाते ही वंदना ध्रुव के कमरे में दाखिल हुई। ध्रुव ने हैरानी जताते हुए पूछा, तुम तुम यहाँ कैसे आई? वंदना ने मायूसी भरे अंदाज में जवाब दिया। मैंने न्यूज में देखा तुम्हारे साथ जो हुआ वो। वंदना ने ध्रुव का हाथ हाथों में थाम कर कहा, स्ट्रेस मत लो, जो हुआ वो खौफनाक था, लेकिन हालात हम बदल नहीं सकते। इस वक्त तुम्हें सहारे की जरूरत है और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। ध्रुव ने उदासी भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो वंदना, लेकिन ये सब हो जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रहा। मैं शायद अब पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। वंदना ने ध्रुव के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कुछ मत बोलो, मैंने कहा ना, आज से मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। वंदना डॉक्टर से मिलने उनके कैबिन की तरफ चली गई। वंदना ने उनसे पूछा, ध्रुव को घर कब ले जा सकती हूँ डॉक्टर? डॉक्टर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, कम से कम 4-5 महीनों तक उसे यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर वंदना परेशान हो उठी। क्या इतनी सीरियस इंजरी है डॉक्टर? डॉक्टर ने वंदना को समझाते हुए कहा, यस, काफी सीरियस। ध्रुव का केस काफी क्रिटिकल है। वो मरकर वापस जिंदा हुआ है। वो बुरी तरह से चोटिल है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। उसके दिल में कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही है, लगातार खून बह रहा है। अगर उसे आईसीयू वार्ड से बाहर निकाला गया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। बिना लाइफ सपोर्ट के ध्रुव 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर की बातें सुनकर वंदना के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टर ने वंदना को समझाते हुए कहा, ध्रुव अभी जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। आप उसकी बेहतरी के लिए आने वाले कुछ महीनों तक यहीं रहने की तैयारी कर लो। डॉक्टर की निगरानी में रहना ही ध्रुव को जिंदा रख सकता है। वंदना उदासी के साथ धीमे कदम वापस ध्रुव के आईसीयू वार्ड में आई। जब वंदना ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वंदना के पैरों तले से जमीन सरक गई। घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगे। वंदना ने सामने जो नजारा देखा, उससे एक पल के लिए वंदना की सांसें थम गई। आईसीयू वार्ड में ध्रुव को लगाई गई खून की बोतल में से पाइप के जरिए बहता खून उस सफेद बेड को लाल कर रहा था। नलके के पानी की तरह खून ध्रुव के बेड पर बह रहा था और ध्रुव बेड पर नहीं था। कहाँ गायब हो गया ध्रुव? क्या उन दरिंदों ने ध्रुव पर वापस हमला कर दिया? कौन थे वो शैतान जिन्होंने ध्रुव के परिवार की इतनी दर्दनाक हालत की? क्या मौत से लड़कर आया ध्रुव वापस मौत के आगोश में चला जाएगा? कैसे सामना करेगा ध्रुव अब जिंदगी का? वंदना जब ध्रुव के कमरे में पहुंची